चलिए, तो आज हम लोग इसके लास्ट टॉपिक पर चलते हैं, जिसमें हम लोग बचत और साख दोनों के बारे में आज ही पढ़ेंगे और आज ही इसको खत्म भी कर लेंगे। एक चीज तुम लोग को कल हमको छूट गया बताने के लिए, नहीं बता पाए, लेकिन कोई दिक्कत ना, किताब में है और उतने की जरूरत है। देखोगे तो किताब में एगो बड़ा सा टेबल बनाया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कहाँ की कौन सी मुद्रा है, और ये टेबल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टेबल से कई एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, 4-5 तब तक पूछ लिया गया है, तो वो आपको याद होनी चाहिए। और यहाँ भी आप देखिएगा तो कुछ क्वेश्चन है उससे संबंधित। तो टेबल हम कल नहीं बताए थे, तो कोई खास चीज नहीं है, आप अपना वहां देख लीजिए। सीधे याद करने वाला चीज है कि कहाँ गए मुद्रा कौन सा है, और उस टेबल भर से ही तुमको इंपॉर्टेंट है, बाहर से नहीं पूछेगा। ठीक, आइए हम लोगों को आज पढ़ना है सबसे पहले बचत के बारे में कि बचत होता क्या है, क्या है ये बचत। सवाल ये तुमको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, सवाल ये तुमको सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि बचत क्या है। तो बचत के बारे में एक लाइन में बस यही बोलना कि आय और उपभोग के बीच के अंतर को हम बचत कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 10,000 रुपए का इनकम हुआ, ये मेरा आय है, इसमें से 8,000 रुपए का हम उपभोग कर गए, यानी हमारे जो भी जरूरत की चीज उस पर खर्च कर दिए, तो बचा कितना हमको, यही मेरा क्या है, बचत। तो बचत का जब पूछा जाए सब्जेक्टिव में कि बचत किसे कहते हैं, तो बोलना आय और उपभोग के बीच के अंतर को बचत कहते हैं। सूत्र लिख देना नीचे, तो पूरा नंबर मिल जाएगा कि बचत बराबर आय माइनस उपभोग, इतना खाली लिख देना। ऊपर डेफिनेशन है, नीचे ये सूत्र डाल देना, आपका 2 नंबर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है 2 तरह से सवाल, बचत किया है, नीचे 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से एक रहेगा आय और उपभोग के बीच अंतर। ठीक, और एक पूछा गया है कि आय और उपभोग के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, बचत, यानी क्वेश्चन को आंसर, आंसर को क्वेश्चन। तो ये सवाल जो यहाँ पे किया गया है ये आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो बचत समझ गए किसको कहते हैं। अब उसी बात यहाँ इसे लिखा गया कि समाज की कुल आय को वस्तु एवं सेवाओं पर खर्च किया जाता है। हम जो भी कमाते हैं कहाँ खर्च करते हैं, वस्तु सेवा पर, अपना आवश्यकता पूर्ति करने के लिए। अब इसमें से वस्तु 2 तरह के होता है, एक चालू वस्तु होता है, एक टिकाऊ वस्तु होता है। चालू वस्तु वो जिसको एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा हम उपयोग नहीं करते हैं। जैसे एक बार हम चावल खा गए तो क्या उसी चावल को हम दोबारा खा सकते हैं, मतलब चावल से जब भात बना या आटा से जो रोटी बना, तो एक बार रोटी खाने के बाद क्या हम उसको दोबारा खा सकते हैं, रुका हो गया, वो चालू वस्तु है, एक बार उपभोग करने के बाद दोबारा उसका उपभोग हम नहीं कर सकते हैं। और एक होता है टिकाऊ वस्तु, जैसे ये बोर्ड देख लो, एक कलम देख लो, हम कल भी इसी का उपयोग कर रहे थे, आज भी इसी का उपयोग कर रहे हैं और कल भी इसी का उपयोग करेंगे। तो ये बोर्ड, टीवी, पंखा, बल्ब, ये सब जो तुमको यहाँ पे सामान दिख रहा है, ये सब क्या चीज है, ये सब टिकाऊ वस्तु है, यानी एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा भी इसी को हम उपयोग कर रहे हैं। 9th में भी पढ़ाए थे, तो नहीं कहे, एगो टिकाऊ है, एगो गैर टिकाऊ। उसी में यहाँ पे तुमको चालू और टिकाऊ करके दिले हैं। गैर टिकाऊ को यहाँ क्या नाम दे दिया है, चालू। तो वहां पे बताए थे कि वह ऐसा वस्तु जिसको एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, तो क्या चीज है, जैसे बिजली जो अभी उपयोग हो गया उसको दोबारा नहीं, तो खत्म। पेट्रोल एक बार हम यूज कर लिए तो वो पेट्रोल खत्म, हमको नया डालना पड़ेगा। ठीक, उसी प्रकार हम भोजन जो करते हैं तो एक बार किए तो वो खत्म, नया भोजन डालना पड़ता है टंकी में। ठीक, टिकाऊ कौन है, जिसको एक बार उपयोग किए फिर दोबारा करे, तिबारा करे, 4 बार 5 बार कर रहे हैं। तो 2 तरह के वस्तुओं पर हम लोग खर्च करते हैं। जितना भी हमारा खर्च है वो या तो टिकाऊ पर खर्च करेंगे या गैर टिकाऊ पर खर्च करेंगे, दो ही चीज पर। जैसे पेट्रोल पर किए तो गैर टिकाऊ वस्तु था, इस पे किए थे टिकाऊ वस्तु था। तो ऐसे करके हम खर्च करते हैं। अब यहाँ पे किताबी भाषा में अगर तुमको लिखना है तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तुमको डेफिनेशन लिखा हुआ है, उपभोग का ही डेफिनेशन है। अगर पूछ ले उपभोग किसे कहते हैं, तब देखो, कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं को खर्च किया जाता है उसे हम लोग उपभोग कहते हैं। अगर पूछे उपभोग किसे कहते हैं तो बस इतना ही तुमको लिखना है। ठीक, अब बचत पूछे तो कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे हम लोग बचत कहते हैं। ये बोर्ड जो है ये मेरा बचत है, लेकिन गाड़ी में जो पेट्रोल डाल के हैं वो
उपभोग है। ये बचत क्यों है? ये पूंजी के रूप में मेरा काम कर रहा है, आज भी है कल भी है। आज इससे 50 कमा रहे हैं, कल भी इससे 50 कमाएंगे, आगे भी 50 कमाएंगे। तो ये इसको मुख्य रूप में रखा जाता है बचत के रूप में, कि हम अपन भविष्य लागे इसको क्या किए हैं, बचत कर रहे हैं। हम सोना चांदी ले लिए, जमीन खरीद लिए, ये सब टिकाऊ वस्तु है और एक तरह से हम अपने भविष्य के लिए इसको क्या किए हैं, बचत कर लिए कि भविष्य में ये चीज हमको काम करेगा। ठीक, लेकिन वही कुछ ऐसा वस्तु पर खर्चा कर दिए जिसको एक बार उपयोग किए काम खत्म। ताज होटल में गए, यहाँ 50,000 के सीट बुक किए, एकदम रिजर्व करवाए, कहाँ खर्चा कर दिए आप, गैर टिकाऊ को, उपभोग हो गया, खत्म। आपको वो बचत के रूप में काम नहीं कर रहा है। हाँ, होटल में पूरा किन लिया तो तुम्हारा बचत हो गया ना, वहां से तुमको इनकम हो रहा है। ठीक, वो पूंजी है तो भविष्य के। तो ये दोनों समझ में, यहाँ डेफिनेशन यहाँ वाला छोड़ो, सीधे लिखना, आय और उपभोग के बीच के अंतर को बचत कहते हैं। सूत्र नीचे ये वाला डाल देना, काम खत्म। यहाँ वाला पर ध्यान मत देना। हाँ, अगर पूछ देवे कि उपभोग किसे कहते हैं तो लिख देना है कि कुल आय का वह भाग जो हम चालू वस्तुओं पे खर्च कर देते हैं, जिसको उपभोग कर गए तो क्या चीज है, उपभोग हो गया। जैसे हम पेट्रोल लिए तो तुरंत उपभोग ना कर गए उसको, लेकिन इसको देखो तो 8 महीने से अभी कर रहे हैं उपभोग, अभी साल 2 साल 5 साल के तो गारंटी पर है, तो 5 साल तो इसका उपभोग करेंगे, तो 5 साल के लिए तो मेरे बचत के रूप में एक तरह से काम कर रहा है। इसके जगह दूसरा लाने की जरूरत है नहीं है, लेकिन पेट्रोल आज लिए तो कल फिर हमको लेना पड़ेगा। वो उपभोग कर गए, इसका भी कर रहे हैं, अभी करते रहेंगे, तो अभी के रूप में क्या चीज है, बचत है और उपभोग है। लेकिन तुमको अगर पूछा जाए, हाँ गाड़ी बचत के रूप में एक तरह से काम कर रहा है, 10-12 साल से उसको वो उपभोग कर रहे हैं, अभी आगे करेंगे भी। लेकिन जब भी बचत के डेफिनेशन पूछे तो तुमको वही लिखना है, आय और उपभोग के बीच के अंतर को हम बचत कहते हैं। फॉर्मूला ये डालना है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये चीज हो गया। तो इनके बीच आय, देखो यहाँ नीचे लिखा गया है एकदम स्पष्ट रूप में कि आय तथा उपभोग के अंतर को हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। बस यही लाइन तुमको याद रखना है, यहां से यहां तक, समझ गया? अब बचत जो है वो 2 प्रकार के होता है। एक हम नगद बचत करते हैं, एक वस्तु संचय करके भी हम बचत करते हैं। जैसे ये मेरा बचत है और यहाँ से तुम से पैसा कमा के बैंक में जमा के, वो भी मेरा बचत ही है। यहाँ पे जितना ही लगा हुआ है ये भी मेरा बचत है, पूंजी है, मेरा बचत का काम कर रहा है, इसका उपभोग नहीं कर रहे हैं। और अगर पैसा हम बैंक में जमा करके अपना घर रखते हैं तो वो भी है। एक है नगद, एक है वस्तु। हाँ, वो तो फिर व्यापार में चला गया कि तुमको नुकसान में फायदा हुआ। जैसे तू गाड़ी लेगा तो गाड़ी के तू उपभोग तो कर रहा था, लगा के तो धैले नहीं था। हमारी गाड़ी लगले 10,000 के बखेरा कर दिया, बैटरी शट डाउन हो गया, टंकी का मोटर फट गया, वो लगे अपाची गए। हम गाड़ी पे चलते कहाँ है उतना, यूं से थोड़े चलते हैं, हम तो साइकिल से चलते हैं। घर में 2 आदमी 2 गाड़ी था, अब हम अकेले चलते हैं साइकिल से, दोनों गाड़ी लगल रहता है। अब वो लगल बैटरी डाउन हो गया, पेट्रोल भर के रखा रहता था कि कभी कहीं जाना हो इमरजेंसी में, तो बोला मिस्त्री के डाले तो फट गए, पेट्रोल रहे से निकाल दे खोजल। अब 8-10 हजार के बखेरा लग गया हमको। अभी 8-10 हजार के बखेरा लगाए थे, इस साल भर हमको लग रहा है कि ऐसे रह जाएगा, क्या कि जरूरत तो है ना हमको। हम चलते हैं साइकिल से, इमरजेंसी के लिए दूसरा गाड़ी है, फिर उसको बनाएंगे तो बन को लगले रहेगा, तो चांस है कि नहीं है बनेगा, फिलहाल तो ना बनेगा, उसी लगा रहेगा। जब जरूरत पड़ेगा कि 2 गाड़ी की आवश्यकता है तो बनेगा, अभी ना है। तो वो तो हम उपभोग कर रहे थे, अब वो हम लिए हैं मान लो 1-1.5 लाख में, तो क्या वो 1-1.5 लाख में बिकेगा? वो कम में बिकेगा, क्योंकि हम उसका उपभोग कर रहे थे। जमीन की जिस तो बात करें वो व्यापार के जैसा है, जमीन दिन प्रतिदिन कम हो रहा है और डिमांड इसका ज्यादा हो रहा है। और हम बताए हैं कि जब मार्केट में वस्तु कम हो और मांग ज्यादा हो तो उसका दाम बढ़ जाता है, इसीलिए उसका दाम बढ़ रहा है। तो व्यापार के रूप में हो गया। यहाँ पे देखो नगद बचत और वस्तु बचत,
कुल आय कुछ ऐसा भी अंश होता है जो किसी भी प्रकार की वस्तु पर व्यय नहीं किया जाता है। इसे संचय को हम लोग नगद बचत कहते हैं, जबकि कुछ हम लोग इनकम करते हैं उसका इन्वेस्टमेंट हम लोग वस्तु पे कर देते हैं, तो वो हम लोगों को क्या हो जाता है, क्या होता है, वस्तु संचय होता है। बचत कितने प्रकार के होते हैं, पूछ लेगा तो बतावे पड़ेगा, 2 प्रकार के, नगद बचत और वस्तु संचय बचत। नगद बचत जैसे मुख्य रूप से रुपया पैसा सब हम जो लगाएं तो हमारा नगद बचत है, वस्तु पे खर्च किए तो वो मेरा वस्तु संचय बचत है। इसके बारे में क्राउथर ने कहा, ये लाइन लिख लेना, ऑब्जेक्टिव में हम नहीं डाले हैं लेकिन आप लोग अपने कॉपी पे इसको लिख लीजिएगा, लगता है कि डाले भी हैं, देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव जब करवाएंगे तो देख लेंगे, याद नहीं कि डाले हैं कि ना डाले हैं। किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहां उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं किया जाता है। यानी जब हम उपभोग के वस्तु पर अपना इनकम खर्च नहीं करते हैं तो उसको बचत कहते हैं। बचत के डेफिनेशन में आप ये भी लिख सकते हो, लिख दो क्राउथर के अनुसार, यहां से लेके यहां तक के बात को लिख दो। वो भी से कहे ना कि अपना अपना तरीका है लिखने का, ये भी तो वही बतवा कर रहा है। यदि हम उपभोग कर लिए तो उपभोग के वस्तु पर जो नहीं खर्चा किए, बतवा वही बोल रहे हैं, हम क्या बताए थे, आय और उपभोग के अंतर। तो जो उपभोग पर हम खर्च नहीं कर रहे हैं वही तो हमारी बचत है। हम 10,000 में 8,000 उपभोग पर खर्चा कर दिए, तो खर्चा कितना नहीं किए तो 2,000 हमारी बचत है। उसी बात को क्राउथर क्या कर रहा है, जो हम बोले उस बात को क्राउथर ने किसी और तरीके से बोला। हम ये कहें कि आय में से उपभोग के घटाने पर जो आता है वो बचत है। वो कह रहा है कि जो चीज को हम उपभोग पर खर्चा नहीं करते हैं, तो हम आय में से 10,000 में से घटाए 8,000 उपभोग के, तो 2,000 बचा, तो हमारा बचत कितना है। इसी बात को क्राउथर कर रहा है कि 2,000 जो हम बचत किए, जो उपभोग पर खर्चा नहीं किए हैं, 2,000 रुपए जो हम उपभोग पर खर्चा नहीं किए वही मेरा क्या है। तो उसी बताओ को तो घुमा के बोल रहा है, तो तुम ऐसे लिखो चाहे वैसे लिख। ऐसे लिखने को होता है कि एक चीज होता है कि चलिए तुमको कोई अर्थशास्त्री के नाम तो याद है, उसका कोटेशन याद है, समझी, नंबर उसमें भी पूरा मिलेगा इसमें भी पूरा मिलेगा, दोनों वही बात कर रहा है। हाँ, अब कुछ ऐसा टीचर मिल जाएगा, होता है कुछ टीचर कहता है हम जो लिखवाए हैं वही तुमको लिखना है, ऑप्शन टीचर, जबकि एग्जाम में मोटे मोटे अक्षर में लिखा हुआ है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में लिखे, कि जितना संभव हो सके आप अपने भाषा में उसको लिखे, अपने शब्दों में लिखे, अपना शब्द बना के, बस उस क्वेश्चन का जो थीम है, जो पूछ रहा है वो ना घूमे। देखो बचत के बारे में भी हम एक डेफिनेशन पीछे किताब वाला दिए, बचत के बारे में क्राउथर भी डेफिनेशन दे रहा है, लेकिन इसका जो मेन केंद्र बिंदु है वो नहीं बदल रहा है। बोलने का तरीका दोनों के बदल गया, लेकिन क्या वो चीज बदला, बचत के बारे में जो कहा जा रहा है वो बदला, तरीका बदला है, बचत नहीं बदला है। अब कुछ टीचर होते हैं वैसे जो अब रट्टा मार ले, हुए वाला तो ही वाला करेगा तो काट देगा, हम लिखा तू तो कहने वो लिखा, अने बोर्ड पगला है। अब यूपीएससी के एग्जाम दे जाएगा तो तोड़ लिखल का रट्टा मारेगा वो कि कैसे कैसे तू लिखे हल, कहाँ लिखा की हल, कभी हो पाएगा वहां से तैयारी। उसको बस थीम समझना है, उसको चीज को समझना है, शब्द खुद बनाएगा। हम क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तो हम अपन टीचर वाला रखे हुए हैं, हम चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके आधार पर लिख रहे हैं। हम देखा होगा कई बार कि एक ही क्वेश्चन जब लिखते हैं तो दूसरा बार हम किसी और तरीका से लिख देते हैं, क्या वही शब्द रहता है सेम टू सेम है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम रटले है नहीं तो हमारा कैसे होगा, हमें खुद नहीं याद रहता है कि हम तुमको क्या लिखवाए हैं। तो पूछो नोट्स में जो है वो पूछो, देखो हमरा से पूछो, दोनों में फर्क होगा बोले में, तो हम थीम के आधार पर बोलते हैं। और बोर्ड भी करा है तुमको कि अपने शब्द में लिखना है, तो अपने शब्द में लिखना, तो यहाँ पे समझ में, यहाँ क्राउथर भी उसी बात को अपने शब्दों में बोल रहा है, ठीक। इसी का अंग्रेजी भी यहाँ तुमको लिख दिया गया है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थव्यवस्था के स्थायित्व और विकास के लिए बचत एवं विनियोग का एक दूसरे के बराबर होना जरूरी है। बचत मतलब, विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट, जिसे हम 1 लाख खरीदने में जो पूंजी लगाए, ये तुमको व्यवस्था देने में जो लगाए वो मेरा विनियोग था, इन्वेस्टमेंट था। हाँ, ये क्या कर रहा है कि अर्थशास्त्रियों का कहना है, जब समझ में ना तो चीज को 3-4 बार पढ़ो, समझे का प्रयास करो क्या कर रहा है। अर्थशास्त्रियों का कहना है
कि अर्थव्यवस्था के अस्तित्व और विकास के लिए, अगर तुम चाहते हो कि अर्थव्यवस्था स्थिर रूप से ऐसी विकास करते रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि बचत और विनियोग के बीच बराबरी रहे, एक दूसरे के बराबर रहे, यानी आपकी बचत भी होता रहे और विनियोग भी। कहने का था यहाँ कोचिंग समझो, तुम कोचिंग में सुनो, हमको अगर अपना अर्थव्यवस्था के विकास करना है, अपना इनकम बढ़ाना है, तो सबसे पहले मेरा जो इनकम हो रहा है उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा? बचत। फिर बचत के कुछ हिस्सा को हम क्या करेंगे? विनियोग, इन्वेस्टमेंट। जब ये बचत होगा तब ना इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम आपको और बेहतर सेवा दे पाएंगे, और जब हम आपको और बेहतर सेवा देंगे तो हम आपसे का उतना ही पैसा लेंगे जितना भी ले रहे हैं, और ज्यादा लेंगे, या ये कहो कि और हम बेहतर देंगे तो बच्चे और आएंगे, तो मेरा इनकम क्या होगा? बढ़ेगा। फिर बढ़ेगा तो फिर हमको क्या करना है? बचत। फिर वो बचत से कुछ हिस्सा हमको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट। तो और बेहतर देंगे और लेकर आएगा, और धीरे धीरे मेरा अर्थव्यवस्था क्या हो रहा है? तो कहता रहा है कि अगर अर्थव्यवस्था का विकास करना है, इसको बनाए रखना है, तो आपको ये दोनों बराबर रूप में होना चाहिए, यानी बचत करते रहिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए, बचत करते रहिए, इन्वेस्टमेंट करते रहिए। समझ में आई चीज है? अब बोलो का डाउट था? हाँ, तो वो नहीं याद है रेगना नरसोला गरीबी चक्र। अगर आपके पास बचत नहीं तो विनियोग नहीं, विनियोग नहीं तो उत्पादन नहीं, उत्पादन नहीं तो फिर से आपको बचत नहीं, फिर बचत नहीं तो फिर आप और आपका अर्थव्यवस्था फसल के फसल, यानी आप गरीबी के रेखा में फसल है तो फसले रह जाएंगे। ये तो पीछे में पढ़ चुके हैं, वही वाला चीज है। अगर ये नहीं हुआ, कोई एक चक्र है, अगर आप विनियोग नहीं किए तो बचत नहीं होगा, बचत नहीं होगा तो विनियोग नहीं होगा, क्योंकि उत्पादन नहीं लेवल के कर पाएंगे, ठीक, वो मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे आप। चलो अब आगे देखो, अब देखो वो बचत के बारे में हमने कितने पढ़ना था, बचत क्या है, कितने प्रकार के हैं। आगे देखिए साख के बारे में। साख का मतलब पहले होता है बुआ विश्वास, या ये कहो कि ऋण लौटाने की क्षमता। आप में क्षमता है, मेरा कर्ज लौटाने की क्षमता है, तभी हम आपको उतना देंगे, विश्वास है हमको। हाँ, तो देखो साख को हम लोग विश्वास कहते हैं। विश्वास जो है यही साख का मुख्य आधार है। अगर हमारा आप पे विश्वास नहीं है तो हम आपको ऋण नहीं देंगे, अगर विश्वास है तभी देंगे। अब सभी आदमी के ऊपर अलग अलग विश्वास होता है, किसी में मेरा 500 का विश्वास है तो उसको उतने देंगे, किसी के हमारा 5 लाख का विश्वास है तो हम 5 लाख देते हैं, ठीक। तो ये पूरे तरह से साख का मुख्य आधार क्या है? विश्वास है। साख देने वाला, ऋणदाता और उधार देने वाले को तभी तैयार होता है जब उसे विश्वास होता है कि जो ऋणी है वो समय पर रुपया लौटा देगा। देखो साख में 2 व्यक्ति होता है, एक लेने वाला और एक देने वाला। देने वाले को हम ऋणदाता कहते हैं, देने वाले को जो देगा तो दाता है, ऋणदाता। और जो लेने वाला है उसको हम लोग ऋणी कहते हैं। ये कर्ज देने वाला है और ये कर्ज लेने वाला है, ठीक। यहाँ पे मान लो एगो ए नाम के लड़का है, अब बी नाम के यहाँ पे एगो लड़का है। ये बी नाम के लड़का ए नाम के लड़का से कहा कि हमको 5 लाख रुपया लोन दो, उधार दो, या ब्याज पे दो, जैसे भी दो, ब्याज पे उधार जो भी। ये ए नाम के लड़का इसको तभी पैसा देगा जब इसको विश्वास होगा कि ये व्यक्ति मेरा पैसा लौटा देगा। पहला चीज यहाँ पे तुमको बताया कि साख के मुख्य आधार क्या है, कौन कौन आधार पे साख काम करता है। पहला चीज है ये विश्वास कि ये व्यक्ति हमको पैसा लौटा देगा, तभी वो तुमको पैसा देगा, नहीं तो वो बहाना कर देगा, कुछ भी करके तुमको पैसा नहीं देगा। दूसरा होता है कैरेक्टर। जब ये व्यक्ति इसको पैसा देगा, पैसा देने से पहले इसका कैरेक्टर पता करेगा, इसका चरित्र कैसा है। ये कर्ज लेता है तो ये मांग रहा है, ये दे रहा है, ठीक। ये मांगने वाला, आई देने वाला, ठीक। ये मांगे या इससे तो पहले एक भरोसा होना चाहिए एक पर कि हमारा पैसा वापस दे देगा, तभी नहीं देगा। अब भरोसा कैसे होगा? तो इसका कैरेक्टर पता करेगा, इसका चरित्र कैसा है। बेईमान किस्म के व्यक्ति तो ना है,
पैसा किसी का कर्ज लेता है तो चुकाता है कि नहीं चुकाता है। तो विश्वास बनाने के लिए क्या करेगा, पता करेगा कि बी नाम के जो व्यक्ति है उसका चरित्र कैसा है, तो उसकी चरित्र देखा जाएगा। अगर चरित्र उसका अच्छा है, बेहतर है, तो ये ए नाम के जो व्यक्ति वो बी नाम को उतना कर्ज दे देगा। पता चला कि पैसा लेला के बाद नाकी नुकी करता है, नहीं देता है, तो क्या ये पैसा देगा इसको? विश्वास नहीं बना, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, विश्वास। तो चरित्र इसीलिए जानना है ताकि विश्वास हो कि पैसा देगा कि न देगा। तो विश्वास जब बनेगा तो दे देगा कि नहीं भाई करेक्टर अच्छा है, लेता है तो दे देता है, टाइम से ब्याज सब चुकाता है, तो इसको फायदा देने में देगा। अब फंसने वाला है तो नहीं देगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है, विश्वास। आप जितने चरित्रवान और जितने ईमानदार होते हैं, आपका साख उतने ज्यादा बेहतर होता है। अब जितने ईमानदारी से लोगों का कर्ज अपना चुकाते हैं, तो व्यक्ति आज 5,000 कल आपको 10,000, 5 लाख की जगह फिर 10 लाख भी दे सकता है, क्योंकि आप सही टाइम से उसका पेमेंट कर दें। आप फंसाने वाले होंगे तो आपका साख क्या होगा, कम जाएगा, गिर जाएगा। वो अगला बार आपको 50,000 भी देने के लिए तैयार नहीं होगा ना। बाबू 5 लाख दे के हम तो कैसे कैसे तो करके हम निकाले हैं, अब फिर देखे हम फंस जाए, हमारा से ना हम अभी नहीं है, बात खत्म, बहाना कर देगा। ठीक, तो दूसरा होता है चरित्र। तीसरा है चुकाने की क्षमता। ए नाम के था, दे रहा है, और ये बी नाम के है कि ले रहा है। ठीक, अब ये मान लो तुम्हारा चरित्र भी अच्छा है, तो आप हमको भरोसा भी है, लेकिन हमको पता चला कि तू हमारे से 5 लाख ले रहा है, कमाता तो कुछ ना है, तो पैतृक संपत्ति भी नहीं है, यानी चुकाने की तुम में क्षमता नहीं है, तो तुम पे विश्वास भी है, तुम पे हमको तुम्हारा चरित्र भी पसंद है, फिर भी हम तुमको पैसा नहीं देंगे। हम ईमानदार हैं, मान लो एक क्षण के लिए। ठीक, 1-2 करोड़ की संपत्ति भी है, मान लो हम बैंक में जाए, हम कहें कि हमको 10 करोड़ दीजिए। यहाँ बैंक को पता है कि हम ईमानदार व्यक्ति हैं, क्या बैंक हमको 10 करोड़ देगा? क्यों नहीं देगा? क्योंकि मेरे पास क्षमता नहीं इसको चुकाने का। चाय पानी पिला देगा, कहेगा कि देखिए हम इतना तक आपको लोन दे सकते हैं। वो क्यों करा इतने तक देने के लिए? क्योंकि उसको पता है कि इसका जो बैकग्राउंड है उसके अनुसार ये इतना ही चुका सकता है। 50 लाख हम आपको लोन दे देंगे, उसको पता है हम नहीं 50 लाख चुकाएंगे, मेरा जमीन वगैरह गिरवी लेके वो अपन पूरा रिकवर कर लेगा। ठीक, तो तीसरा चीज क्या आ जाता है, साख के आधार में चुकाने की क्षमता। अगर हम में चुकाने की क्षमता है, तभी कोई व्यक्ति हमको उतना उधार देगा, उतना साख बनेगा। जितने हमको चुकाने की क्षमता उतने। अभी जो उद्योगपति हैं बड़े बड़े, वो अगर 1000 करोड़ की भी मांग करेंगे तो बैंक 1 मिनट में उनको दे देगी, घर जाएगी। बैंक ढूंढते चलता है कि आप हमसे लोन ले लीजिए, जहां उसको विश्वास रहता है कि आ जाएगा। जॉब वालों को पकड़ के चलता है कि आप लोन ले लीजिए ना, ईएमआई पे सामान खरीदिए ना, इतना तक आपका क्रेडिट बन रहा है, ले लीजिए ना। क्यों कर रहा है? उसको पता है कि हम तुमको 2-3 लाख देंगे, हम आसानी से तुमसे ले लेंगे। तू जॉब कर रहा है, पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है, हमको मांगने की जरूरत नहीं है, आएगा काटते जाएंगे, आएगा काटते जाएंगे, इंस्टॉलमेंट में भराते जाएगा। तो आपके पास कॉल करके परेशान करेगा, और जिसके पास नहीं है उसको पूछने वाला भी नहीं है, तो जाएगा भी मांगे तो तुमको नहीं देगा। तो अगर आप में चुकाने की क्षमता है, आपके संपत्ति 10,000 करोड़ की है, तो 1000 करोड़ तो बैंक और घरे आके देगा। लेकिन तुम्हारा भी संपत्ति 10,000 करोड़ का है, तो मांगो 1 लाख करोड़, कुछ नहीं करेगा, तोरा कहेगा कि जी हजूर गोर पड़ेगा। ठीक, तो आपकी जितनी चुकाने की क्षमता होता है उतना ही आपका साख बढ़ाता है, उसी के आधार पे आपका साख बनता है। अब वो क्षमता होता है आपके संपत्ति पर, आपके पास कितना संपत्ति है। संपत्ति के बाद फिर कैरेक्टर, विश्वास, ये सब चीज देखा जाता है। तो हम लोग वो चुकाने की क्षमता कहां से पता चलेगा? आपकी पूंजी संपत्ति पर, हम कोचिंग पर मान लो अभी ₹1,00,000 का लोन ले तो मिल सकता है, क्योंकि 1.5 लाख का तो हमारी ही है, बेंच है, कुर्सी है, ये है, वो है, तो उसको लगे कि ₹1,00,000 तक से हम अगर नहीं भी दिया तो ये सब कब्जा करके एग्रीमेंट करवाएगा, साइन करवाएगा कि कोचिंग को लोन ले रहे हैं, हम नहीं चुकाएंगे तो मेरा कोचिंग वो नीलाम करवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। ठीक, तो ₹1,00,000 तक के दे देगा, क्योंकि 4-5 लाख खर्च है, तो ₹1,00,000 दे देगा, आराम से उसका उतना कलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हम मांगे कि 20 लाख दो तो लोग तो देगा, कि उतना भर आपके पास पूंजी नहीं है। तब हम अपने घर पे, अपने जमीन पे लोन ले सकते हैं, क्योंकि ये संपत्ति मेरे पास है कि 20 लाख हम चुका सकते हैं, तो उस आधार पे हमको देगा। लेकिन कोचिंग के नाम पे वो नहीं देगा। कल के मान लो कोचिंग अपना बिल्डिंग हो गया, अपना घर है, और भी क्लासेस चल रहे हो,
तो हमको करोड़ों तक के भी मिल सकता है। देखेगा कि इसके पास 5 करोड़ की संपत्ति है, 1 करोड़ आसानी से दे देगा हमको, कि ना होगा तो यहाँ से तो हम कलेक्ट करिए लेंगे। तो ये भी तुमको साख का एक आधार बन जाता है कि जो ऋण लेने वाला है, तो ऋणदाता जो है, जो लोन देने वाला है, वो देखता है कि जिस व्यक्ति को हम लोन दे रहे हैं उसके पास कितना के पूंजी, कितना के संपत्ति है। जितने ज्यादा आपके पास पूंजी संपत्ति होगा, आपका साख उतना ही ज्यादा होगा, आपको उतना ही ज्यादा उधारी लोन मिलेगा। तो ये चौथा चीज होता है। ठीक, उसके बाद है पांचवा ऋण की अवधि। ये भी देखा जाता है, आप लोन ले रहे हैं तो कितने साल के लिए, कितने दिन के लिए, उतने दिन में आप चुका दीजिएगा कि नहीं चुका दीजिएगा। हम 10,000 रुपया ले आता है कि 30 साल लगे लोन दो, देगा हो? 10,000 रुपया 30 साल लगे लोन पर मांगेंगे कि दे दो हमारा, आराम से 50 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया चुकाई तो देगा। अवधि भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऋण की अवधि का भी प्रभाव साख पर पड़ता है। ऋणदाता दीर्घकालीन ऋण देने में घबराते हैं। अगर 10,000 रुपया हम 30 साल मांगे नहीं देगा, क्योंकि कौन के हिसाब से तो देगा हमारा रे। हाँ, लेकिन हम कहेंगे कि 10,000 रुपया ले रहे हैं, 1-2 महीने में चुका देंगे, दे देगा। हाँ, ये अब ठीक है, कलेक्शन सही हो जाएगा। उतना दिन लग कौन देगा? तो बड़े टाइम को देने में ये घबराते हैं, क्योंकि कलेक्शन करना मुश्किल हो जाता है, उनको संदेह रहता है। तो इसलिए वो दीर्घ काल में ऋणी की क्षमता, उसका कैरेक्टर, उसका आर्थिक स्थिति में देखते हैं कि मान लीजिए आज इसका क्षमता है चुकाने का, 10 साल बाद रहेगा कि नहीं रहेगा पता है। आज इसका कैरेक्टर अच्छा है, 10 साल बाद ही कैसन कैरेक्टर वाला होगा पता है। आज इसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, लेकिन 10 साल बाद कैसा इसका स्थिति रहेगा देख लो बैंकर के। चलो इंग्लिश में तलीमुनी 15 साल पहले स्थिति एकदम बढ़िया था, इतना रुपया था कि गिनने को भी नहीं था, चरित्र भी अच्छा था। 15 साल बाद पूरा बर्बाद हो गया आर्थिक रूप से, या मन में कहने लगा कि चलो उसको मार देते हैं, चरित्र बदल गया था उसका। तो लंबे टाइम के लिए इसलिए जो भी ऋणदाता है वो लोन नहीं देना चाहता, उधार नहीं देना चाहता, क्योंकि आगे क्या हुआ फिक्स नहीं है। आगे आपकी आर्थिक स्थिति, आपका चरित्र, आपकी क्षमता और बेहतर भी हो सकती है और बेकार भी हो सकती है। तो दीर्घकालीन देने में ये घबराता है। इसलिए जो भी ऋणदाता है वो चाहता है कि हम कम समय के लिए आपको लोन दें, साल भर, 2 साल, 5 साल काफी है। अब 50 साल, 100 साल का हम लोग को नहीं, बड़े बड़े उद्योगपति सबको मिलता है लंबे समय के लिए, क्योंकि उसको भरोसा है कि कुछ नहीं होगा, कितनों एकड़ दिन जाएगा तो संपत्तियां तो इतना एकड़ रहे करे कि हम कब्जा कर लेंगे, तो आपको लंबे समय के लिए दे देगा, यहाँ से तो कब्जा करिए लेंगे। ठीक, नहीं तो बहुत कम देता है। सब कहाँ देता है? अल्पकालीन। ये देना ऋणदाता को ज्यादा पसंद है। अब हमारा से कोई मांगेगा 1 लाख रुपया, मान लो मेरे पास है तो हम उसको 10 साल लगे देंगे। हम सोचेंगे कि महीना 2 महीना में मर दे दो, ठीक है, ज्यादा तो ना जाएंगे, खूब तो साल भर में मर दे देना। हाँ, ना तब महीने महीने में ब्याज आ रहा है एकदम टाइम से, तो रखो 50 साल, हमारा क्या दिक्कत है, पूंजी फंसाए हुए है, आराम से आ रहा है 5,000 10,000 जो भी आ रहा है। अब महीने महीने दम आके टाइम से दम दे दे रहा है 1 तारीख के तू अपन ब्याज, तब फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है। तब तू 50 साल का, तू 100 साल रखो, ऐसे ही ऋण देते जाओ, तब ब्याज देते जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कई सारी चीजों को साथ में, कई सारा चीज होता है जो हम एक करके यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक, तो ये सब कुछ आधार है। अगर ये सब चीज ना हो तो ऋण नहीं, साख नहीं चलेगा। इन सब चीजों को ध्यान में रख के ही साख बनता है। अगर ये सारी चीजें आपको अच्छा है तो आपका साख बेहतर है, बढ़िया बनेगा, आपको मिलेगा। समझ गए? उसी चीज को यहाँ अंग्रेजी में लिखा गया है कि साख में क्या होता है। तो एक पर्सन के प्रति आपको क्रेडिट के लिए 4 चीज होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस यानी विश्वास, फिर कैरेक्टर मतलब चरित्र, फिर कैपेसिटी मतलब क्षमता, और फिर पूंजी। तो अगर पूछे कि साख के कितने प्रमुख आधार हैं, तो यहाँ तो 5 दिया हुआ है, लेकिन अंग्रेजी से देख लो, पकड़ लो। 1 मतलब विश्वास, दूसरा चरित्र, तीसरा क्षमता, और चौथा पूंजी। और ये चारों यहाँ पे लाइन से है, तुमको देखो दिख रहा है, लाइने से है। कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, कैपेसिटी, और उसके बाद कैपिटल। ठीक, ये 4 मुख्य है। अगर 5 याद है तो बढ़िया बात। आगे आइए, साख पत्र।
अब साख जो मिलता है वो पत्र के माध्यम से, कागज के माध्यम से, और ये अलग अलग प्रकार का होता है। हम लोग आज के जितने भी क्रय विक्रय करते हैं, वस्तु सेवाओं का लेन देन, उसमें साख पत्र का बहुत बड़ा भूमिका होता है। साख पत्र में कई सारे चीज आते हैं, ठीक, जैसे कि तुमको देखो, चेक कागज के एक पत्र है, उस पर लिख दो, हो गया। अब विश्वास पे हम लेके जाते हैं, हमको अपना खेत बेचना है, मान लो जमीन बेच रहे हैं, तो ये चेक पर लिख के दे दिया कि मान लो 10 लाख की हम जमीन बेचे, तो लिख दिया 10 लाख रुपए, हम उसको खेत दे दिए, लिख दिए, तो हम विश्वास है ना कि ये चेक जो दिया है वो सही है, 10 लाख हमको रुपया यहाँ से मिल जाएगा। तो साख पत्र के माध्यम पर व्यापार हो गया, खरीद बिक्री उसमें है। अगर वो चेक बाउंस करता है, नहीं मिलता है, तो उसी व्यक्ति के अकाउंट से है, हम उस व्यक्ति पर केस कर सकते हैं कि व्यक्ति हमको जाली चेक दे दिया है, ये चेक नहीं भंज रहा है, तो उस पर कार्रवाई होगी, ठीक। तो चेक हो गया। विनिमय बिल, जो भी लेन देन किए उसका बिल होता है। बैंक का ड्राफ्ट होता है, जो बैंकों का भी, बैंक भी एक दूसरे के साथ लेन देन करता है, रुपया, ये बैंकों का से, बैंक का से, तो ड्राफ्ट के रूप में। उसके बाद हुंडी है, प्रतिज्ञा पत्र है, यात्री चेक है, पुस्तकीय साख है, साख प्रमाण पत्र, ये सब कुछ साख के प्रकार है जिसके माध्यम से लेन देन होता है। अब मुद्रा में और साख में थोड़ा सा अंतर होता है, एक तरफ है मुद्रा और दूसरा है तुमको साख। काम दोनों एक ही करता है, लेकिन दोनों में फर्क होता है। फर्क क्या है? मुद्रा कानूनी ग्राह्य यानी लीगल टेंडर है, मुद्रा को कानूनी रूप से उसको दर्जा प्राप्त है, यानी हम लोग पीछे डेफिनेशन में पढ़े मुद्रा के बारे में कि मुद्रा वो है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त है, या कोई वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दिया जाता है, मुद्रा है। तो मुद्रा को एक तरह से कानूनन अधिकार प्राप्त होता है, जबकि साख पत्रों को कानूनन मान्यता नहीं रहती है। आप एक चेक लेके कहीं जाइएगा, कहिए कि ला हमारा दे दो, तो नहीं देगा। पैसा आप लेकर कहीं जाइए, मुद्रा आपको मिल जाएगा वस्तु, लेकिन आप चेक लेकर कहीं भी जाइएगा, किसी भी व्यक्ति का चेक लेके चल जाइए कि दे दीजिए, दे देगा? उसे भर के दे दीजिए, देगा? नहीं देगा। तो एक तरह से ये पूरे तरह से कानूनन मान्यता इसको प्राप्त नहीं होता है, लेकिन ये हर जगह स्वीकृत है, ये हर जगह स्वीकृत नहीं है। तो ये दोनों में एक अंतर है। आगे ये इनमें से कुछ साख पत्रों के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जैसे चेक का होता है। ये हमने के चेक सबसे ज्यादा अगर साख पत्र में उपयोग होता है तो इसी का ऐसे लिखा रहता है, ठीक। ये जो है किसी व्यक्ति का अपना खाता है, तो वो व्यक्ति अपना बैंक को कहा कि हमको चेकबुक चाहिए, चेकबुक दिया, उस पर उस व्यक्ति का पूरा डिटेल लिखा हुआ रहता है। देखो यहाँ दिख रहा है, चेक नंबर है, ये सब कोड नंबर ये सब होता है, अकाउंट नंबर वगैरह इसमें डाला हुआ रहता है, ठीक। अब क्या होता है, यहाँ पे जो बैंक वाला है उसका नाम है, जिसका एक खाता है उसका नाम है दीपक दास। ये क्या किया, किसी व्यक्ति को लोन देना है, तो देखो यहाँ दिया, लोन दे रहा है, कितना 5,000 लोन देवे या कैसे भी चुका रहा है अपना, तो कितना रुपया दे रहा है, 5,000 रुपया। ये भर दिया, यहाँ अंक में डाल दिया, यहाँ अपना अकाउंट नंबर डाल दिया है, ठीक। अकाउंट नंबर नहीं हो, दिखूं तो ना रहा है अकाउंट नंबर, ठीक। ऐसे करके डाल दिया, यहाँ पे दीपक दास जी अपना सिग्नेचर कर दिए, क्योंकि ये मैच करवाया जाएगा तभी चेक भंजेगा, ठीक। और ये मान लो किसी व्यक्ति को देना था, हाँ, एगो पीछे साइन करवाता है, तो 2 साइन होता है, पैसा भी निकालने जाता है तो 2 साइन करवाता है, एगो यहाँ एगो पीछे। अब ये चेक लेकर जाएंगे तो पूरा अकाउंट ये सब सिग्नेचर ये सब मिलाएगा, सब मैच कर गया तो मेरे अकाउंट में नहीं, जिसका अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा उसके अकाउंट में डाल देगा, जिसे यहाँ अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पे भी एक अकाउंट लिखा हुआ है। अब कभी हम चेक यूज नहीं किया, हमको जहां तक है कि निकाले वाला के यहाँ पे नाम तुमको टेक लोन ऐसे टेकलेन करके नाम लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पूरा उसका डिटेल लिखा हुआ कि IFSC कोड ये सब जो भी होता है सब इस पे लिखा होता है। ऐसे भर के हम उसको चेक देते हैं। बाकी हमने के घर में गार्जियन चेकबुक यूज करते हैं, जान सकते हो कैसे होता है, न तो एक दिन पापा वाला चेक ला के बताओ कैसे कैसे भराई, पूरा जान जाएगा चेक कैसे भराता है, ठीक, कहाँ क्या डलाता है। तो इसके माध्यम से दूसरा है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक, ये बैंकों के बीच लेन देन करता है,
जैसे मान लो अजमान में बैंक ऑफ इंडिया है, अनोतु बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसके बीच पैसों का लेन देन करना है तो इसके माध्यम से किया जाएगा। ये है तुमको बैंक ड्राफ्ट, चेकबुक के जैसा ही है लेकिन एक किसका है, बैंक का। या मान लो नवतपुर जो बैंक ऑफ इंडिया है उसको पैसे की जरूरत है, उसके पास फिलहाल नहीं है, अब बगल में पंजाब नेशनल बैंक है, फिर तुमको स्टेट बैंक है, फिर एक और कौन है, बड़ौदा बैंक है, ये सब बैंक है उसी के आसपास। अब बैंक ऑफ इंडिया को पैसा चाहिए तो वो इसके माध्यम से, अपने बैंक के चेकबुक के माध्यम से, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से वो उससे पैसा क्या करेगा, मांग लेगा। जैसे कॉलेज समय बड़े बड़े में एडमिशन होता है ना, तो उसमें ड्राफ्ट मांगता है कि बैंक ड्राफ्ट लाइए, यानी बैंक में आपका जो पैसा है वहां पर जमा कर दीजिए और वहां से ऐसा एक चेकबुक हमारे पास दे दीजिए। बैंक वाला आपको ऐसा नहीं कोई चेक दे देगा, वो चेक ले जाके आप कॉलेज में दे दीजिए, वो अपने अकाउंट में जाएगा, अपने बैंक में, वहां पे ड्राफ्ट दे देगा और उसके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। तो ऐसे भी लेन देन किया जाता है। ये सब विश्वास पे न चल रहा है, साखे पे न चल रहा है, विश्वास के आधार पे न लेन देन होता है, ये भी साख के आधार है। फिर है तुमको यात्री चेक। खैर आज तो इसका बहुत कम जरूरत पड़ा है, लेकिन पहले के टाइम पर अब जो घूमने फिरने वाला व्यक्ति है, अब पूरा रुपया लेके तो नहीं घूम सकता है, चोरी डकैती लुटाने कई सारी चीजों की समस्या है, ठीक, तो वो क्या करता है, वो अपना एक चेकबुक बनाता था जिसका नाम है था यात्री चेक। इसके माध्यम से क्या होता था कि आपके बैंक में पैसा है, आप उस बैंक के किसी भी शाखा में चले जाइए, जैसे मान लो हम बिहार में यहाँ बैंक ऑफ इंडिया में जमा किए, हम मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं तो मेरे पास यात्री चेक है, हम गए मध्य प्रदेश में जहां बैंक ऑफ इंडिया है वहां अपना यात्री चेक निकाले, उसमें पैसा भरे, बैंक को दे दिए, बैंक हमको पैसा निकाले के दे देगा। इतना ही काम इसमें किया जाता है। इसमें एक निश्चित रकम भी छपी रहती है कि आप एक बार में इतना ही पैसा निकाल सकते हैं, हर एक चेकबुक पर लिखा हुआ है। तो अब मान लो हमारा पैसा खत्म हो गया, हमारे चेकबुक पर एक बार में 10,000 निकाल सकते हैं, तो जहां भी उस शाखा है वहां गए, चेक दे दिए, वहां से 10,000 रुपया हम ले लिए, मेरे अकाउंट से 10,000 कर जाएगा। फिर खत्म हुआ, फिर गए, फिर चेक दे दिए, फिर निकाल लिए। तो ये होता है कौन सा, यात्री चेक, जो यात्रियों का उपयोग करना होता था। आज तो खैर ऑनलाइन वाला व्यवस्था गया है, तो पैसा लेके तो चलना ही नहीं, सीधे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेके घूमिए, वही हमने के यात्री चेक है। तब फोन पे यूज कर लीजिए, पेटीएम कर लीजिए, और वो चोरी हो गया तब भीख मांग लीजिए कटोरा लेके, है ना, हो समझ, यही चीज है। तो यात्री चेक था। प्रतिज्ञा पत्र, यह भी एक प्रकार के साख पत्र ही होता था। इस पर ऋणी की मांग पर या एक निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता था। जैसे हम पैसा मांगे तो एक फॉर्म आएगा जो प्रतिज्ञा पत्र है, जिसमें हम भरेंगे कि मैं शपथ लेता हूं कि इतना पैसा हमको दीजिए, हम इतने दिन में आपको ब्याज के साथ अदा कर देंगे और हमको आपको वो देना पड़ेगा, उतना दिन में हमको वो। इनमें अपना है रे, साख में अपना पैसा रहता है, अपना पैसा साख की जरूरत है। साख मतलब लोन। अब तुरा मान लो 10,000 जमा करे, मांग रहा है 20,000, तो 10,000 तू लोन मांग रहा है ना, तो तुरा एक फॉर्म देगा प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर, ये लो प्रतिज्ञा पत्र भरो कि इतना दिन के अंदर हम पैसा भर देंगे शुद्ध समेत, तभी हम तुमको देंगे। तो लिख दिए कि पीछे न देखा कि 2 करोड़ वाला तेरा कौन कौन सा शर्त होना चाहिए, तो क्षमता है तो देगा। तो प्रतिज्ञा पत्र हम भर दिए, हम लिए 1 महीने के लिए, 1 महीना होगा, अगर हम पैसा नहीं जमा किए तो कागज लेकर पहुंच जाएगा कि आप अपने शर्त के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। समझ गए? तो ये चीज है, तुमको आज के इस चैप्टर में यही था। आज के समय में इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। तो आज ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया। अब इसका हम लोगों को ऑब्जेक्टिव रह गया है, वो करना है।